जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास को केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है 20 तारीख को, उसके रिलेटेड जो हम रिवीजन सीरीज में लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में। ये मैं पहले 3 चैप्टर की बात करूँगा इस वीडियो के अंदर, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर डी और एफ ब्लॉक, फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो लगभग हमारे पास कितने 3 या 4 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट रिवीजन होने के लिए। तो अगर जो पहली बार जुड़ा है वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर से। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके अंदर हम बात करेंगे, जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारे पास, इसके अंदर हम फर्स्ट बात करते वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे थ्योरी रिलेटेड कौन सी टर्म हो सकती है, और इसके अंदर बात करेंगे न्यूमेरिकल के लिए वो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स के, वही हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूशन होता है क्या है। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का, ठीक है। एक होमोजीनियस कंपोनेंट्स किसका? 2 और मोर मॉलिक्यूल्स का। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन भी मिलते हैं जिसको हम 9 टाइप्स के बोलते हैं। 9 टाइप में जैसे सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, या लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस और लिक्विड इन लिक्विड, और अनदर है गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। ये टोटल 9 तरह के हमारे पास सोल्यूशन बनते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के वाइज हम डिस्कस करेंगे इनके। मेन जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट हमें डिस्कस करना है गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, और फिर हम डिस्कस करेंगे कोई भी सॉलिड है उसको अगर हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो क्या उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, या उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर हम बात करते हैं, फिर पहले जैसे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अगर कोई कंपाउंड का मास और वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, ये तो सिंपल है, सिंपल आप जो अपने नंबर्स की परसेंटेज निकालते हैं उनकी तरह। फिर बात करते हैं मोलैरिटी, किसकी? कैपिटल है मोलैरिटी की। अब इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला होता है WB/1000 डिवाइडेड बाय MB/WA। नहीं सॉरी, यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं क्योंकि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। इसी तरह से हमारे पास स्मॉल m, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल m, जिसे हम मोलैलिटी बोलते हैं, जिसका फार्मूला है, तो स्मॉल m आपके पास होता है मोलैलिटी, तो उसका फार्मूला भी होता है WB/1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई MB/WA, ठीक है। ये होता है आपके पास मोलैलिटी का फार्मूला। नेक्स्ट टर्म है आपके पास, जैसे नॉर्मेलिटी तो लगभग नहीं आती है, फिर आता है मोल फ्रैक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने XA का निकालना होता है और XB, XA मतलब सॉल्वेंट और XB क्या है? सोल्यूट। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। इन पे आते हैं 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर में सेकंड या थर्ड जो न्यूमेरिकल होगा ना MCQ के अंदर, वो मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी के अंदर ही होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 100% यही क्वेश्चन होने वाले हैं। इन तीनों टर्म्स में से एक न्यूमेरिकल टाइप MCQ क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो इनके आप अच्छी तरह से फार्मूले कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास MCQ टाइप का, कहता है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। ऑप्शन दिए गया है 0.009, 0.008, 0.1 एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा आंसर ट्रू होगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ कैसे करना है इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन करने सिंपल है, पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके? ग्लूकोज के। तो गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? गिवन वेट हमारे पास गया है 2.82 ग्राम, ठीक है। और मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई मोलर मास होता है 180, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेंगे, सेम तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लूँगा। तो वो क्या होगा? 30 डिवाइड बाई 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ रहे हैं आपके पास 0.01
1.57 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ रहे हैं आपके पास 1.67, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स पता हो हमें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन मान लो मैंने ग्लूकोज का फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने 0.0157 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.0157 प्लस 1.67, इनको ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को नीचे ऐड करेंगे, ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.009। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ग्लूकोज हैं। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, तो इसके अंदर आपकी ए ऑप्शन सही है इस एमसीक्यू के अंदर। इस तरह का एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छी तरह से ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सोलिबिलिटी ऑफ, जो सोलिबिलिटी के ऊपर बेस्ड को एक टॉपिक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हम बात करेंगे गैसेस इन लिक्विड की। अगर हम कोई भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी कैसी होगी और कौन सी नेचर पर डिपेंड करती है। अब सोलिबिलिटी होती क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एज ए गिवन टेम्परेचर। मान लो आप कितनी अमाउंट ऑफ जो भी गैस है वो डिसॉल्व करेंगे एक लिक्विड के अंदर, ताकि वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सारी जो अमाउंट है वो इक्वल होती हैं, किसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। वो ये कि फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन बनता है, ये कुछ फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, तो इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो कुछ क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, तो आपके पढ़ने के टाइम जो फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं दैट मीन, उसी तरह से हम अगर कोई भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे वही तो होंगे फैक्टर इफेक्टिंग। क्या हो सकता है, अब पढ़ने के टाइम क्या आपका नेचर, मतलब आपका मूड ना हुआ, तो दैट मीन्स ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट, जो आप सोल्यूट यूज़ करिए। जैसे मान लो आप गैस है तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर वो डिपेंड करता है सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। अब सॉल्वेंट पर कैसे करता है, आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे मान लो आप जिसके रूम के अंदर पढ़ रहे हो, या मतलब जिसके अंदर आपने सोल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, उस तरह से। क्योंकि आपको पता है सॉल्युबिलिटी का मेन प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, क्या, सॉल्युबिलिटी। अब जो हमारे पास जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था, अब जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है या नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये गैस होती हैं ज़्यादातर नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर मतलब ये इतनी पोलर नहीं होती, तो ये वाटर के अंदर क्या होंगी, कम डिसॉल्व होंगी, वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होंगी, क्योंकि वाटर एक पोलर है और ये गैसेस क्या है, नॉन पोलर। तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व अच्छी तरह से नहीं होंगी वाटर के अंदर। बट अगर बात करूँ इसी तरह से मैं अमोनिया NH3 की बात करूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ठीक है, अमोनिया की बात करता हूँ, मैं CO2 की बात करता हूँ, या मैं बात करता हूँ सल्फ़र डाइऑक्साइड की, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की, तो इस तरह की जो पोलर गैसेस होती हैं ये ईजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचर पर भी डिपेंड करती है सोलिबिलिटी। फिर जो है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे, जैसे जैसे मान लो आप टेम्परेचर बताएंगे तो जो गैस है वो एक्सकेप कर जाएगी। अगर गैस एक्सकेप कर गई तो वो वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। डिसॉल्व नहीं होगी तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम कोई भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो अगर हम टेम्परेचर बताते हैं तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ये ट्रू फॉल्स बन सकता है या MCQ क्वेश्चन भी। या व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड then what happens, solubility decrease, solubility increase, constant या unaffected, इस तरह से। फिर है प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम कोई भी गैस का अंदर मान लो कोई भी लिक्विड है उसके अंदर गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप पिस्टन की बात करते हो, जैसे मान लो पिस्टन में गैस है, उसको क्या करते हैं आप, अगर उसको आप जैसे फोर्स लगाते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं विद अप्लाइड ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर हम प्रेशर बताते हैं तो हमारे पास सोलिबिलिटी क्या होगी, तो प्रेशर के साथ सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ये आपने माइंड में रखना है। अभी जो हमारे पास प्रेशर है वो मान लो कितना प्रेशर हम अप्लाइड करें, कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व होता है
सॉलिड लिक्विड के अंदर, वो उसके लिए एक लॉ भी दिया गया जिसे हम बोलते हैं हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वो क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जितना मास कोई भी गैस का डिजोल्व होगा एक लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर की। कितना आप प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोई भी गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी। इसी को हम फर्दर मतलब मॉडिफाई करने के लिए, डाल्टन थ्योरी अप्लाइड करने के लिए, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे मास है, मास को इफेक्टिव ना मानते हुए वो यहाँ पे यूज़ किया गया मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस डिजोल्व होगी एक लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर अप्लाइड की। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो एक के आता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट होता है के डैश, ठीक है। अगर यहाँ से मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूँ तो वो बनती है 1/k डैश इंटू क्या बनेगा, एक्स। और 1 जो के डैश है उसे हम बोलते हैं के एच, और ये के एच होता है हमारे पास हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपने याद रखना है, ये के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब इस के एच पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि जो के एच के यूनिट क्या होंगे। के एच के जो यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट होते हैं, वो के एच के ही यूनिट होते हैं, क्योंकि एक्स का कोई यूनिट है ही नहीं। तो जो प्रेशर के यूनिट है वही क्या होंगे, के एच के, मतलब बार या एटीएम। जो यहाँ पर के एच की वैल्यू है, वो के एच की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये बात आपने नोटिस रखनी है। अभी आपने एक बात भी याद रखनी है, अगर के एच की वैल्यू है अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर के एच की वैल्यू लो है तो सोलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, मतलब जैसे आप कोका कोला वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। फिर होता है इन स्कूबा डाइविंग के अंदर। और एक आपके पास यूज़ होता है एट हाई एल्टीट्यूड। कैसे, जब मतलब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। तो जिसके कारण हम एनोक्सिया बोलते हैं, जिसको मतलब चक्कर आने लग जाते हैं लगभग, ठीक है। वीक, अनेबल टू थिंक, आप कुछ सोच नहीं पाते उस टाइम अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। और लंग्स के अंदर जो मतलब गैस होती हैं, जैसे इफ़ेक्ट होता है इसका, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो ये थोड़ी बहुत एप्लीकेशन इसकी कर लेना, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट था कि एच की वैल्यू कैसे वेरी करती है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। एक बात और है, जो आपके पास के एच की वैल्यू है अगर आप टेम्परेचर बताते हैं तो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बताते हैं तो के एच की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पास वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, कोई भी लिक्विड है उसके सरफेस पर जो उसके वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उससे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, लिक्विड का नेचर कैसा है, उसके अंदर बॉन्डिंग के टाइप की है। जैसे बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेंगे, अगर बॉन्डिंग वीक है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। अगर एक सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपके पास क्या है, वेपर ज़्यादा ही बनेंगे, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। फिर जो वेपर प्रेशर है उसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। एक हम वेपर प्रेशर मेज़र करते हैं एक लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, ठीक है। सेकंड हम मेज़र करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन का जिसके अंदर एक आपके पास सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशंस का, ठीक है। तो इन दोनों का वेपर प्रेशर हम मेज़र करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ राउट्स लॉ। तो हम पहले बात करते हैं राउट्स लॉ क्या कहता है हमारे पास। राउट्स लॉ कहता है एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान से सुन लेना, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड जिनके वेपर बनते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। मान लो कंपोनेंट ए और बी है, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए पी बी इन अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी नोट बी इंटू एक्स बी। इट्स मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है प्योर वेपर प्रेशर का कंपोनेंट का एंड मोल फ्रैक्शन का। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास सोल्यूशन है ए प्लस बी का,
ए और बी कंपोनेंट है। जैसे मान लो पी ए सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ए का इज इक्वल्स टू द पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या होता है, पी नोट बी इंटू एक्स बी होता है। तो ये होते हैं वेपर प्रेशर किसके, कोई भी कंपोनेंट के सोल्यूशन के अंदर। अब दोनों मान लो वोलेटाइल है, ए भी वोलेटाइल बी भी वोलेटाइल, मतलब दोनों के वेपर प्रेशर बनने वाले हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी क्या हो गया फिर आपके पास, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये आपके पास टोटल वेपर प्रेशर हो गया इस सोल्यूशन का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ये होगा। अब इसके अंदर आप एक्स बी या एक्स ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक्स ए की वैल्यू आप 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो अपने आप कर लेना। फिर जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एक टॉपिक आने वाला होता है, या पेपर में आता ही आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कि हमने डिस्कस क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट। हम क्या करते हैं, एक सॉलिड सल्यूट लेते हैं, उसको हम लिक्विड में डिसोल्व कर देते हैं। एक सॉलिड सल्यूट लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड में डिसोल्व कर देते हैं। अब सॉलिड क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है। सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जिसके वेपर प्रेशर नहीं बनते। तो ये नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे। दैट मीन्स मान लो सल्यूट मेरे पास बी है, अब बी सल्यूट है, उसके वेपर नहीं बनते, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर उसके वेपर नहीं बनेंगे। तो अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो वो क्या हो गया, पी एस, वो क्या हो गया, पी ए के इक्वल, किसके इक्वल, ओनली सॉल्वेंट के इक्वल। क्योंकि अगर पी बी का वेपर प्रेशर ज़ीरो है तो वो इक्वल किसके होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपके पास। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट या आप डिसोल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा। वो आप कैसे निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, P डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नोट ए। तो इसे हम बोलते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। क्या बोलते हैं, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये डायरेक्टली 2 मार्क्स में ड्राइव करना भी आ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आते ही आते हैं, इस बार भी आने ही वाले हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर जिनको ये कंसेप्ट ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं तो वो वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन वाले पोर्शन की तरफ जा सकते हैं, वो नेक्स्ट होगा, आगे ही होगा। फिर इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल होता है और एक क्या होता है, नॉन आइडियल। अब आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो द सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ इट्स आइडियल सॉल्यूशन, विच नॉट फॉलो राउट्स लॉ इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन है उनके अंदर जो इंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो होता है, नॉन आइडियल में इंथैल्पी चेंज ज़ीरो नहीं होता। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम चेंज आइडियल में ज़ीरो होता है, वॉल्यूम चेंज नॉन आइडियल में ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, वेपर प्रेशर होता है जो ए कंपोनेंट का, पी ए का, वो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, किसके अंदर, आइडियल में, इसमें नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस थे, ये आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप जैसे कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा एआई, जैसे आप कमेंट में स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे एआई लिखा होगा, वहाँ पे वीडियो में आप अगर एआई से टैप करते हैं तो वहाँ पे आप समराइज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप समराइज़ भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर। आपको ना जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सारी वर्डिंग के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं पर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ की तरफ, और नॉन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ की तरफ।
अब इसके जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर क्या होता है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इज लेस देन प्योर कंपोनेंट। तो अगर जो पॉजिटिव शो करते हैं उनके इंट्रैक्शन कम होगी। अगर इंट्रैक्शन कम होती है तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और उनकी इंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो एंडोथर्मिक होंगे और उनकी जो हीट इंक्रीजिंग सॉलिड, मतलब जो हीट है वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम भी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होंगी, वो होंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले। और इनके अंदर जो वेपर प्रेशर है, जो सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है, उनके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ की तरफ, उनके अंदर क्या है, जो प्योर कंपोनेंट है उनसे ज़्यादा क्या होती है इंटरेक्शन, मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या है, उनका साइज़ कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है और इंथैल्पी मिक्सिंग भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हीट डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी के अंदर। और जो वेपर प्रेशर है, जो कंपोनेंट्स पहले होते हैं उनका ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है। तो ये आपने नोट कर लेना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये 2 मार्क्स का डिफरेंस भी आ सकता है। और इनकी एग्जांपल भी आते हैं, तो एग्जांपल याद रखना, जिस कंपाउंड के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो ऑलवेज, जैसे मान लो नॉन हाइड, मतलब जो पोस्ट नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, जिसके अंदर क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मान लो जैसे मान लो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जाते हैं। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। बट अगर बात करते हैं हम जैसे अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, तो उसके अंदर क्या वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन में। तो जिसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो वो पॉजिटिव डेविएशन, जिसकी वॉल्यूम कम होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। फिर आ जाता है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, बट नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो नेचर पे डिपेंड ना करे, उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो तो हम कर ही चुके हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट ए, ये आपके पास होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर इसको आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप आई मल्टीप्लाई करें ना, आई आपके पास क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वांट ऑफ फैक्टर होता है। उसके बाद सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक लिक्विड में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बीपी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब एम यहाँ में एक मल्टीप्लाई और देता हूँ आई, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया, आई के आपके पास वांट ऑफ फैक्टर। फिर थर्ड है आपके पास, थर्ड लिख देता हूँ इधर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में डेल्टा टी एफ होता है, वो क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल एम मोलैलिटी, और इंटू हम क्या करते हैं, आई कर देते हैं। तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मामला हो गया। फिर लास्ट आपके पास होता है फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो होता है आई सी आर टी। अब आई तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर है, सी कंसंट्रेशन मोलैरिटी के अंदर है, पहले जो 3 टर्म करी 2 टर्म करी उसके अंदर मोलैरिटी थी, यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है। आर इंटू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। अब इन 3 जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, इन तीनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपके पेपर में आने ही वाला है, ठीक है। तो इन तीनों चारों के फॉर्मूले आप अच्छी तरह से पहले आप माइंड में बिठा लें कि इनके फॉर्मूले होते क्या हैं और कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा फार्मूला है वो भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इनके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो ये जैसे न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलिकुलर मास गिवन है 40, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ऑक्टेन के अंदर, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होके कितना 80% रह गया है, ठीक है, रिड्यूस कर दिया 80% रह गया है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं सपोज करके चलता हूँ, जो इनिशियल वेपर प्रेशर था जैसे ऑक्टेन, जैसे मान लो सॉल्वेंट उसका ए का वो क्या था 100% था, और
अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कितना रह चुका है, क्वेश्चन में दिया गया 80%, मतलब 80% रह चुका है। तो हम ये यूज़ करते हैं यहाँ से मास कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर प्रेशर की बात करिए तो हम फर्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हुआ है इसलिए वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यूज़ करें, जिसका फॉर्मूला पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाई क्या होता है, पी नोट ए होता है। तो यहाँ ये किसकी इक्वल होता है, एक्स बी की इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स जो मेरे पास एक्स बी है उसकी, तो वो पी नोट ए 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आंसर क्या आया, 20 डिवाइड बाई 100, मतलब इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.2। तो 0.2 इसका आंसर है किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो एक्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.2 आ चुकी है। अब एक्स बी को एक्सपैंड कर कर हम एक्स बी मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है उसको एक्सपैंड कर कर हम निकाल सकते हैं मास किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, कि कितना मास आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोलर मास दिया गया है, कितना मास आप यूज़ कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, तो वो हम निकालते हैं गिवन वेट। तो हम निकालते हैं 0.2 किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब सल्यूट क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब गिवन वेट ऑफ सल्यूट मान लो W है, क्या W B है, जिसको मैं इसमें W लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई 40, और डिवाइड बाई क्या होगा, W डिवाइड बाई 40, और प्लस क्या होता है किसके मोल, मतलब कौन सा कंपाउंड जिसे हमें दिया गया 114 ग्राम। तो 114 ग्राम आपके पास क्या है, ऑक्टेन है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको सॉल्वेंट के भी चाहिए और किसके, सॉल्यूट दोनों के चाहिए अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो जिसे ऑक्टेन का मोलर मास होता है वो 114 ही होता है, ये आपको कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। फिर इनको तो हम कैंसिल कर दें, आंसर 1 आएगा। तो इसके अंदर आंसर क्या है आपका फिर 0.2 इज इक्वल टू W डिवाइड बाई 40, और डिवाइड में क्या है, W डिवाइड बाई 40 प्लस 1। तो ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया मैंने। अब इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बनने वाला है 0.2 इंटू 1 प्लस W डिवाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू क्या है, W डिवाइड बाई 40। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको क्या करना है आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है। तो अगर मैं लिखता हूँ 0.2 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसका आंसर मैं, जैसे 0.2 जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया 0.2, जो टर्म बची थी उसको उधर माइनस कर दिया। तो x बाई 40 था इधर, ये x बाई 40 था, या W मान लो W बाई 40 था जिसे मैंने उसको x माना था, तो W बाई 40 था, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 0.2 W डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो 0.2 W ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और बाकी उसको माइनस कर दिया। तो 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 W डिवाइड बाई 40। अब इसको यहाँ से आप W की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो W की वैल्यू आपके पास आ रही है, इधर 40 है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 10। तो इसका आंसर आपके 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, एडिड कितना मास ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है, 10 ग्राम ऐड किया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 से 80 तक रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जैसे मेरे पास के बी की वैल्यू गिवन है 2.52 गिवन है। ए सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स कितने पे हो रहा है, मतलब कोई भी सब्सटेंस मैंने ऐड किया बेंजीन के अंदर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितने पे जाके वो बॉइल हो रहा है, वो कितना है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना, मतलब कितने पे जाके वो एक्स्ट्रा पे बॉईल हो रहा है। तो 0.12 डिग्री सेल्सियस में दिया गया था। हाइयर देन बेंजीन लिखा हुआ है, हाइयर देन बेंजीन, इतने ज़्यादा हाई पे मतलब बॉईल हो रहा है। जैसे मान लो 100 था, 100 से कितने पे बॉईल हो गया, फिर जैसे मैंने कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया ऑर्गेनिक, तो 0 जैसे 100 मान लो 100.126 पे जाके बॉईल हो रहा है। पहले बेंजीन 100 पे बॉईल हो रहा था, उसके पास कितने पे हो रहा है, 0.126 पे बाय द एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हमें पूछा गया है मोलैलिटी, तो अब क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी फाइंड करनी है सोल्यूशन की। तो आपको फार्मूला पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो एम क्या होगा, डेल्टा टी बी डिवाइड बाई के बी। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू ये रही 0.126 डिवाइड बाई के बी की वैल्यू ये रही
0.52। अब बस इसको सिंपल आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल देना, 0.05 आंसर आएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो ये कर लीजिएगा। ये आ गया था पिछले बार पेपर में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने दिया गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट was added in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 35.23 when dissolved in 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, boiling point raised to 345.11 Kelvin, calculate molar mass of solute। तो इसके अंदर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकालना है, जिसके अंदर आप फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जिसके अंदर ये आपके पास फार्मूला होता है, ये आपने यूज़ करना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और डेल्टा टी बी को हम टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी क्या होता है जहाँ पे बॉयल हुआ है, और टी बी नोट क्या है जहाँ पे पहले बॉयल हो रहा था प्योर स्टेट में, और के बी गिवन है डब्ल्यू वी और 1000 डब्ल्यू ए और एम बी, ये आपको सबको गिवन है। तो इसमें निकालना क्या है, हमने निकालना है इसके अंदर मोलर मास, मोलर मास मतलब एम बी निकालना है। तो एम बी निकालने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हम डेल्टा टी बी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बी क्या होगा हमारे पास, टी बी माइनस टी बी नोट। तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो टी बी नोट ये आंसर क्या आएगा 35411 माइनस 353.23, इसको हम माइनस करते तो आंसर आ रहा है 0.88 केल्विन। तो इसके अंदर ये डेल्टा टी बी का आंसर आ गया। अब इस फार्मूले से आपने एम बी के मतलब जहाँ पे ये मैंने एम बी लिखा है, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तो एम बी आ जाएगा अलग, ठीक है। तो एम बी क्या आएगा इधर हमारे पास, मैं अलग पेन से यूज़ करता हूँ, तो एम बी आएगा आपके पास के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी, ठीक है। उसको मैंने इधर, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, एक ही है बस, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए आप सभी। 2.53 आपके पास के बी था, और डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास इसका आंसर है 90 इंटू क्या है 0.88। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 57.5, क्या 57.5 इसका आंसर आएगा, 57.5 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास इसका मोलर मास आएगा इसका, जो आपने सॉल्यूट यूज़ किया था। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। होप आपको ये समझ आए होंगे स्टूडेंट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके अंदर हम फर्दर जो 2 टाइप्स की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रह चुकी हैं वो डिस्कस करें।